सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। यानी कि इस अध्याय में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जो व्याकरण का सबसे पहला अंग है। तो बच्चों, पहले हम ये चित्र देखते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक गुब्बारा वाला आया है और अपने गुब्बारे बेच रहा है और सभी बच्चे उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। तो गुब्बारे वाला क्या चिल्ला रहा है? रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। वह कह रहा है, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। बोलते समय हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो उस गुब्बारे वाले ने वाक्य कहा, उस वाक्य को यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला शब्द है इस वाक्य का रंग। तो रंग को किस प्रकार से लिखा गया है? र जमा अंग जमा ग जमा अ, रंग। तो इसमें कुल कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं। ऐसे ही अगला है बिरंगे। ब जमा ई जमा र जमा अंग जमा ग जमा ए, बिरंगे। तो इसमें कुल कितनी? 6 ध्वनियां हैं। ऐसे ही अगला है गुब्बारे। ग जमा उ जमा ब जमा ब जमा आ जमा र जमा ए, गुब्बारे। तो इसमें कुल 7 ध्वनियां हैं। ऐसे ही अगला है ले। ल जमा ए ले। तो इसमें कुल 2 ध्वनियां हैं। ऐसे ही अगला है लो। ल जमा ओ लो। तो इसमें भी कुल 2 ध्वनियां हैं। तो यहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे, ले तथा लो शब्दों में क्रमशः 4, 6, 7, 2 तथा 2 ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। यानी कि जो अभी हमने ध्वनि पढ़ी, ध्वनियों को देखा, वही हमारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इनके अब इससे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अब हम अगला देखेंगे, वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जब इन वर्णों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित तथा क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को जिस प्रकार से, जिस क्रम में लिखा जाता है, उसके समूहों को, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। यानी कि वर्णों की माला। अब हम अगला देखेंगे, मानक हिंदी वर्णमाला। तो पहला है हमारा स्वर। तो वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। अ आ ई उ री, ए ओ औ। फिर आते हैं हमारे अयोगवाह, जिसमें सबसे पहले आता है अनुस्वार, जिसे हम बोलते हैं अंग। फिर आता है अनुनासिक अ, विसर्ग अह। फिर आते हैं हमारे व्यंजन, और व्यंजन की श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जो होते हैं क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो बच्चों, क से लेकर ब तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऐसे ही अगला है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। फिर आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, श श स ह। फिर आते हैं हमारे विशेष व्यंजन, जो होते हैं ड़ और ढ। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, छ त्र य और श्र। फिर आते हैं आगत ध्वनि, जो होते हैं औ और फ और ज।
अब हम यहाँ देखेंगे वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये थे बच्चों हमारे स्वर। फिर आते हैं हमारे स्वरों के भेद। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, फिर आते हैं हमारे प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्यतः प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है। प्लुत स्वर लिखते समय उसके आगे ओ का अंक लिख देते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग किसी को दूर से पुकारने या देर तक उच्चारण करने में किया जाता है। जैसे सुनो तथा ओम। ऐसे ही अगला है स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की आवश्यकता होती है। किसी व्यंजन के साथ अ को मिलाने पर व्यंजन का हलंत चिन्ह हटा दिया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं क के नीचे क्या लगाया गया है? हमारा हलंत चिन्ह। अब इस हलंत चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? यानी कि छोटा अ जो होता है उसको जोड़ देते हैं, फिर ये बन जाता है क। ऐसे ही ख जमा अ ख, ग जमा अ ग। तो यानी कि हर व्यंजन के साथ अ की मात्रा लगाई जाती है, लेकिन अ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए वो हमें नहीं दिखती, लेकिन वह हर व्यंजन के साथ लगाया जाता है, तभी हम उसको उच्चारण में बोल पाते हैं। इस प्रकार से क, ख, ग। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें स्वर उनकी मात्राएं दी गई हैं। तो स्वर है अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती। आ की मात्रा चिन्ह, ई की मात्रा चिन्ह, ई की मात्रा चिन्ह, उ की मात्रा चिन्ह, ऊ की मात्रा चिन्ह, री की मात्रा चिन्ह, ए की मात्रा चिन्ह, ए की मात्रा चिन्ह, ओ की मात्रा चिन्ह और औ की मात्रा चिन्ह। अब अगला है हमारा र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर र के बीच में लगाई जाती है। जैसे र जमा उ रू, रुपया। तो हम यहाँ देख सकते हैं र की मात्रा उ की मात्रा र के बीच में लगाई जाती है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे र जमा उ रू। अब अगला है अयोगवह। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य ध्वनियां भी होती हैं। अनुस्वार अंग, अनुनासिक अ तथा विसर्ग अह। इन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन, अतः इन्हें अयोगवह कहते हैं। ना यानी कि जो अयोगवह होते हैं ना वो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में। अब अगला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हंस। तो हम यहाँ देख सकते हैं अनुस्वार की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई गई है। ऐसे ही अनुस्वार का प्रयोग वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के
अंतिम वर्ण के साथ पर भी होता है, जैसे गंगा, कंचन, ठंडा, अंधा, चंपा आदि। ऐसे ही अगला है हमारा अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे मां, चांद, आंख, पूंछ आदि। ऐसे ही अगला है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है। विसर्ग को दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे प्रातः, पुनः। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के शब्दों के साथ अत्यधिक मात्रा में होता है। यह भी जाने हलंत। हलंत का प्रयोग अस्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए करते हैं। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क जमा अ, यानी कि क, ये जो क है वो बिना अ यानी बिना स्वर के है, इसलिए यहाँ पे हलंत का निशान लगाया गया है। ऐसे यहाँ पे भी ख पे भी हलंत का चिन्ह लगाया गया है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के प्रयोग के कारण अस्वरों को ग्रहित स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि। इसे आ तथा ओ के बीच की ध्वनि से बोला जाता है, यानी कि जो भी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं अगर उसे हम हिंदी में लिखते हैं तो उसके लिए हम ओ इसका प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा था, क से लेकर मां तक जितने भी हैं वो हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। ऐसे ही अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अर्थात बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह की ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न मुंह की ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं श किस प्रकार से बनाया गया है, क जमा श, छ। ऐसे ही त्र, त जमा र, य, ज जमा य, श्र, श जमा र। अब अगला है अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी में 2 अतिरिक्त व्यंजनों ड़ और ढ का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे ड़ का प्रयोग सड़क, पेड़, ढ का प्रयोग पढ़ना, चढ़ना। ऐसी अगला है आगत ध्वनियां। दूसरी भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को आगत अथवा विदेशी ध्वनि कहते हैं, जैसे ज तथा फ। अरबी तथा फारसी भाषा से आई ध्वनियों ज तथा फ को आगत ध्वनि तथा नुक्ता कहा जाता है। इसे
ज तथा फ के नीचे बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे मेज, सजा, लुफ्त, माफी आदि। अगला है हमारा विवृत। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, कॉफी। अगला है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन ध्वनियों का संयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा क, पक्का, मक्का, छक्का। च जमा च, बच्चा, सच्चा, गच्चा। ट जमा ट, खट्टा, मिट्टी, छुट्टी। त जमा त, पत्ता, छत्ता, गत्ता। ड़ जमा ड, लड्डू, गुड्डू। अब अगला है हमारा वर्ण संयोग। वर्ण संयोग, जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का संयोग होता है तो इसे वर्ण संयोग तथा संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे द जमा व, द्व, द्वार। द जमा य, द्य, विद्या। ह जमा न, चिन्ह। द जमा ध, उद्धार। अब अगला है हमारा वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्णों को अलग अलग करके यानी कि वर्ण विच्छेद किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहला शब्द है किसान। तो किसान को किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया है? क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ, किसान। ऐसे ही अगला है विद्यालय। व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। तो ये क्या हो गया हमारा विद्यालय। इसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब अगला है हमारा उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से कम अल्प मात्रा में हवा बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।